हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी जिसका नाम है डॉटर फॉर सेल। मूवी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक जज की बेटी को किडनैप कर लिया जाता है और फिर ये दोनों माँ बेटियाँ किस तरह से उस गैंग के चुंगल से अपनी जान छुड़वाती हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये सब कुछ हम देखेंगे इस मूवी के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक पार्टी से जो एनालिस के जज बनने की खुशी में दी जा रही थी। तभी वहाँ पे डायरेक्ट आते हैं तो एनस उनसे उनके हालचाल के बारे में पूछती है। तभी डायरेक्ट उससे पूछता है कि जॉन ग्लोट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो एनालिस उन्हें बताती है कि मैंने इनवाइट किया है, वो मेरे दोस्त है जैसे आप सभी लोग, और जॉन उनकी चैरिटी में मदद भी करता है। तभी जज समेत एनालिस को जॉन ग्लोट से मिलवाते हैं और फिर एनालिस जॉन ग्लोट को सभी मेहमानों के साथ मिलवाती है। तभी हम देखते हैं कार्ली को जो कि अपने बेडरूम में कानों में हेडफोन लगा के गाने सुन रही थी। और तभी एनालिस उसके कमरे में आती और काफ़ी रूडली उसे बात करके कहती है कि ये ड्रेस पहनो और नीचे आओ। लेकिन कार्ली वो ड्रेस फेंक देती है और उससे कहती है कि ये तुम्हारी पार्टी है, तुम ही ये ड्रेस पहनो। तो एनालिस उससे कहती है कि वो कार्ली के ऐसे बिहेवियर से बहुत परेशान है। तो कार्ली उससे कहती है कि डैड मुझे यूरोप लेके जाने वाले थे लेकिन आपको अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन एनालिस गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहती है कि चुपचाप ये ड्रेस पहनो और नीचे आओ, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब कार्ली एक कैंची उठाती है और उस ड्रेस को काट देती है। इसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड निच को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि वो इससे मिलना चाहती है। अब वो एक पार्क में मिलने का डिसाइड करते हैं। अब कार्ली अपने कपड़े बांधती है और चुपके से वहाँ से निकल जाती है। अब कुछ देर बाद जब पार्टी खत्म हो जाती है तो एनालिस कार्ली के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी वहाँ पे नहीं है। अब कार्ली और निक पार्क में एक लेक के पास घूम रहे होते हैं तो कार्ली उसे बताती है कि अब चूंकि उसकी मॉम जज बन चुकी हैं तो चीज़ें उनके लिए और मुश्किल हो जाएंगी। लेकिन निक उससे कहता है कि कार्ली को अपनी मॉम से माफ़ी मांगनी चाहिए और सब प्रॉब्लम्स ख़त्म कर ले। तो कार्ली अपने दोस्त से कहती है कि वो उसके किसी काम में सपोर्ट नहीं करता और इसीलिए वो उससे अब कभी नहीं मिलेगी। कार्ली निक से प्रॉमिस करने को कहती है कि वो इसके बारे में इसकी मॉम को नहीं बताएंगे और फिर डिप्रेस होकर यहाँ से चली जाती है। अब रात गए तक एनालिस कार्ली के सारे दोस्तों को कॉल करती है और उसके बारे में पूछती है लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं होता। अब एनालिस कार्ली को वॉइस नोट भेजती है और उसे कहती है कि वो इसे बहुत मिस कर रही है और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है, तो अब कार्ली घर वापस आ जाए। तभी एनालिस को जॉन की कॉल आती है जो उसे खाने पे इनवाइट कर रहा होता है। लेकिन एनालिस कहती है कि ये वक्त सही नहीं है, वो फिर किसी दिन जाना पसंद करेंगी। तभी जॉन अपनी गाड़ी में बैठा था कि उसे कार्ली नज़र आ जाती है तो वो उससे पूछता है क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। तो कार्ली उससे कहती है कि वो छोटी बच्ची नहीं है, उसका पीछा करना छोड़ें वरना वो पुलिस को बुला लेगी। लेकिन जॉन कार्ली को शांत रहने का कहते हैं और उसे कहते हैं कि वो एक यूथ शेल्टर चलाते हैं और अगर वो चाहे तो वो भी वहाँ पे आ सकती है, और इसके बाद वो इसे अपना विजिटिंग कार्ड भी देते हैं। कार्ली एक बेंच पे बैठ जाती है लेकिन जॉन उसका चुपके से एक फ़ोटो लेता है और किसी को सेंड कर देता है। तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है जहाँ पे एक मेल और फीमेल होती है और वो कार्ली को उसी बेंच के आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नज़र एक कैफ़े में पड़ती है जहाँ पे कार्ली बैठी होती है। अब कार्ली थोड़ी देर बाद कैफ़े से बाहर आती है तो एक लड़का उसका बैग खींच के ले जाता है। तभी जल्द से फ़ौरन से उसकी मदद के लिए वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल लगाती हूँ। लेकिन कार्ली उसे मना कर देती है और कहती है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी। फिर जल्सी उससे कहती है कि यहाँ पे बहुत ठंड है, मेरी कार में एक जैकेट है जो कि मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अब जल्सी कार की डिग्गी खोलती है, तभी एक आदमी कार्ली को बेहोश कर देता है और वो दोनों कार्ली को कार की डिग्गी में डाल के यहाँ से फ़ौरन से चले जाते हैं। अब ओवर स्पीड की वजह से पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं। अब वो दोनों अपनी कार रोकते हैं और पुलिस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पुलिस उनका लाइसेंस और पेपर चेक कर रही होती है। तभी कार्ली होश में आ जाती है। तभी पुलिस वाला उनसे कहता है कि गाड़ी आहिस्ता चलाएं और फिर उन्हें यहाँ से जाने देता है। तभी कार्ली कार की डिग्गी को ठोकने लगती है और मदद के लिए पुकारती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी वो गाड़ी एक सुनसान जगह पे रुकती है और वो दोनों किडनैपर कार्ली के मुंह पे कपड़ा चढ़ा के उसे एक अंडरग्राउंड टनल के कमरे में ले जाते हैं। कार्ली जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि यहाँ पे और भी बहुत सी लड़कियां बंदी बना के रखी गई थी। कार्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो किडनैपर उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसने फिर से ऐसी कोशिश की तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा।
तभी वहाँ पे मौजूद एक लड़की ज़ोरों से रोने लगती है तो कार्ली उससे पूछती है कि वो कितने दिन से यहाँ पे है। तो जेनी उससे बताती है कि शायद 2 हफ्तों से या उससे भी ज़्यादा। अब अगली सुबह एनालिस जब अपने ऑफिस जाती है तो वहाँ पे वो डोना से मिलती है और वो उसे कार्ली के बारे में बताती है। तो डोना उसे कहती है कि उन्हें उसके बारे में परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि कार्ली अब बड़ी हो चुकी है और वो जानती है कि अपना ख्याल कैसे रखना है। तभी डायरेक्ट वहाँ पे आते हैं तो एनालिस उनसे पूछती है क्या कोई खबर मिली कार्ली के बारे में। तभी डायरेक्ट इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि शायद कार्ली किसी दोस्त के यहाँ गई हो, अब उन्हें उनका ध्यान कार्ली से हटाना चाहिए। अब डायरेक्ट उससे पूछता है क्या वो उसके साथ खाना खाने के लिए जाएगी। अब वो बात करते करते एनालिस के कंधे पे हाथ रखते हैं, जिसे देख के एनालिस उन्हें अजीब सा लुक देती है और उन्हें याद दिलाती है कि उनके दरमियान अब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एनालिस उससे कहती है कि उनकी बेटी लापता है और उसे डेट पे जाना है। एनालिस उससे कहती है कि डेट पे जाने से बेहतर है कि हम कार्ली के बैंक अकाउंट और कॉल्स रिकॉर्ड को चेक करें, जिससे उन्हें कोई आइडिया मिल सके। डायरेक्ट उनसे कहते हैं कि वो कुछ लोगों को कार्ली को ढूंढने पे लगा देंगे, लेकिन एनालिस को इस मामले से दूर रहना होगा। लेकिन एनालिस कहती है कि मुझे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि पुलिस के काम कितने स्लो होते हैं। तभी डायरेक्ट उसे तसल्ली देता है, उसे कहता है कि हम उसे ढूंढ लेंगे। तभी हम देखते हैं कि जेल्सी यूथ सेंटर पहुंच जहाँ पे जॉन पहले से ही मौजूद होता है। अब जेल्सी उसे बताती है कि कार्ली बहुत स्पेशल है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है और नाबालिग है, और फिर वो उसकी तस्वीर देखते हुए कहता है कि फिर तो वो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी, और वो कार्ली को अपने शो में लेंगे। लेकिन जेल्सी कहती है कि कार्ली सौदा नहीं करेगी और वो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो जॉन उससे कहता है कि वो अपनी माँ पे गई है और जो भी उसे खरीदेगा वो उसे ट्रेन कर देगा। अब जेनेसी उससे पूछती है कि उसकी मॉम कौन है, तो वो उसे बताता है जज एनालिस नील। अब जेल्सी उससे कहती है कि हमें उसे छोड़ना होगा क्योंकि हम किसी जज की बेटी को किडनैप नहीं कर सकते, और कार्ली ने इन सबको देखा है और वह सभी लोग फंस सकते हैं। लेकिन जॉन उससे कहता है कि अगर वो सब होशियारी से काम ले तो कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब एनालिस अपना सारा इम्पोर्टेंट काम छोड़ के कार्ली की लापता होने की खबर सोशल मीडिया पे डालती है, लेकिन तभी उन्हें कार्ली का मैसेज आता है जो उनसे कहती है कि वो ठीक है और एनिस उन्हें परेशान करना छोड़ दे, और वो बिल्कुल ठीक है। अब एनालिस उसे कॉल करने की कोशिश करती है तो हम देखते हैं कि वो फ़ोन जॉन के हाथ में है, जो कि उसे साइलेंट करके ड्रॉ में डाल देता है। तभी एनालिस ने जो पोस्ट लगाई थी उसके नीचे कमेंट आता है कि कार्ली के दोस्त मिच से पूछें, उसे ज़रूर पता होगा। तभी एनालिस के कहने पे मिच और उसके फादर उनके ऑफिस में आते हैं, और जब एनालिस उससे पूछती है तो मिच उसे कहता है कि मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। इस पे एनालिस कहती है कि वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है तो वो इसके बारे में बता दे। तो मिच उसे बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक पार्क में मिले थे जहाँ पे वो नाराज हो गई यहाँ से चली गई, जिसके बाद से वो अभी तक उससे नहीं मिला। अब एनालिस पुलिस स्टेशन पहुंचती है डायरेक्ट से मिलने के लिए और उससे पूछती है कि कोई भी जानकारी मिली, जीपीएस ट्राई किया हो या कुछ भी जिससे कार्ली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो डायरेक्ट उससे कहता है कि उन्होंने ट्राई किया था लेकिन कार्ली ने अपना फोन बंद कर लिया। अब कुछ देर बाद एनालिस जॉन के पास पहुंचती है, उसे कार्ली के लापता होने के पोस्टर देती है। अब जॉन ये पोस्टर अपने एक वर्कर को बांटने के लिए दे देता है और एक पोस्टर अपने ऑफिस में भी लगा लेता है, और वो एनालिस्ट को बताते हैं कि ये एक यूथ शेल्टर भी है। यहाँ पे काउंसलर, ट्रेनर, किचन, वॉशरूम, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। वो बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करवाते हैं, ड्रग से जान छुड़वाते हैं जिससे कि वो माशरे का एक अच्छा सिटीजन बन सकें। अब एनालिस्ट जॉन से उनके कारोबार के बारे में पूछती है तो जॉन उसे बताता है कि वो फर्नीचर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। अब जॉन एनालिस्ट को बाकी कंपनी दिखाने लगता है। अब दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है डायरेक्ट और एनालिस्ट एक होटल में खाना खा रहे होते हैं जहाँ पे एक न्यूज़ आ रही होती है कि एक और लड़की को किसी ने किडनैप कर लिया है, और कुछ लोगों का कहना था कि इतनी ज़्यादा लड़कियों का गायब होना यानी ये जिस्म फरोशी का धंधा हो सकता है। अब ये सब कुछ सुन के एनालिस्ट डायरेक्ट से पूछती है कि वो इन सब के बारे में क्या जानता है, लेकिन डायरेक्ट उससे कहता है कि मैं मेन ऑफिसर हूँ और मैं इस बारे में ज़्यादा जानकारी तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन एनालिस्ट उससे कहती है कि वो इस पे भरोसा कर सकता है। तो डायरेक्ट उससे कहते हैं कि ये सारी लड़कियां कार्ली जैसी नहीं है, उन सब की कुछ ना कुछ बुरी हिस्ट्री है और कार्ली उन सब से अलग है। अब डायरेक्ट अपने ऑफिस में आता है और वहाँ पे सारी लापता लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। तभी जॉन अपने ऑफिस में जेनेसी से लड़कियों के सौदे के बारे में बात कर रहा होता है।
तभी वहाँ पे एनालिस आ जाती है। जॉन एनालिस को जेल्सी से मिलवाता है। अब जेनेलिस एनिस को सहारा देते हुए कहती है कि वो फिक्र ना करें, पुलिस जल्द ही उनकी बेटी को तलाश कर लेगी, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। अब एनालिस और जॉन यहाँ से निकल जाते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे कार्ली आखिरी बार देखी गई थी, और वो हर जगह पे पोस्टर लगाते हैं। अब जॉन एनालिस से कार्ली के बारे में पूछता है तो एनालिस उसे बताती है कि कार्ली खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, उसमें एक जादू सा है जिसे लोग उन्हें सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। अब जॉन उसे कहता है कि वो हौसला रखे, वो कार्ली को ढूंढने में ज़मीन आसमान एक कर देंगे। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जॉन अपने ऑफिस में होता है और वो इन लड़कियों के मोबाइल से उनके घर वालों को झूठे मैसेजेस करता है कि मैं ठीक हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। और इसके बाद वो जेल्सी को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है कि तैयार हो, और वो उससे कहता है कि कल की तैयारी करो, हमारे गेस्ट कल आएंगे। $1000 सिर्फ लड़कियों को देखने के हैं और ख़रीदने के अलग। और मेहमानों से कहना कि इस बार नीलामी बहुत बड़ी होगी क्योंकि उस लड़की से कोई नज़रें हटा नहीं सकता। तभी हम जेंसी को देखते हैं जो कि लड़कियों के रूम में आती है और उन्हें कपड़े देती है, कहती है कि आधे घंटे में तैयार हो जाओ। और लड़कियां जब अपने कपड़े देखती हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं। तभी एनालिस डायरेक्ट से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है अगर वो दिमाग से सोचे तो कार्ली भी दूसरी लड़कियों जैसी है और हो सकता है कि उसे भी किडनैप किया गया हो। और फिर उसे ये भी कहती है कि उससे अच्छा तो जॉन है जो कि कार्ली को ढूंढने में उसकी मदद तो कर रहा है। तभी एक न्यूज़ चैनल के जरिए से एक माँ अपनी बेटी के लापता होने की खबर देती है और जो भी इंफॉर्मेशन देगा उसे $1,00,000 इनाम देंगे। उन्हें देख के एनालिस्ट को भी आइडिया आता है कि वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टर उसे मना कर देता है कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे केस खराब हो सकता है। और कुछ समय बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब एनालिस्ट जॉन के पास मदद के लिए पहुंच जाती है तो जॉन उससे कहता है कि मैं मीडिया को लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन ये सब पब्लिसिटी उसे नुकसान भी पहुंचा सकती है। लेकिन एनालिस्ट उसे कहती है कि हम जितना काम लेट करेंगे उतनी कार्ली को तकलीफ हो सकती है। तो जॉन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके बाद वो एनालिस्ट को हक करता है। तभी एनालिस्ट की नज़र जॉन के ड्रॉ में पड़ती है जहाँ पे एक मोबाइल पड़ा होता है जिसपे एम्बर लिखा होता है। और इसके बाद एनालिस्ट एक न्यूज़ चैनल पे जाती है और बताती है कि कार्ली 12 तारीख से लापता है और अगर किसी को भी उनके बारे में कोई ख़बर हो तो वो उसे बताएं। और इसके बाद वो कार्ली को मैसेज देती है और इसके बाद वो कार्ली से मुखातिब होकर कहती है कि अगर कार्ली उसे सुन रही है तो वो हार ना माने क्योंकि वो भी हार नहीं मानेगी। अब डेरेक ये सारा इंटरव्यू अपने ऑफिस में देख रहा होता है और गुस्से में सारी चीज़ें फेंक देता है। तभी हम देखते हैं जेंसी और जॉन के बाकी आदमी उन लड़कियों को लेके कहीं जा रहे होते हैं और जॉन के हाथ में उन लड़कियों की तस्वीरें होती हैं और वो पूछता है कि सब लड़कियां तैयार हैं। सब तैयारी हो चुकी है। इधर जेंसी लड़कियों को समझा रही होती है अगर उन्होंने समझौता किया तो जिंदगी आसान होगी और उन्होंने अगर गड़बड़ी की तो जिंदगी उनके लिए तंग कर दी जाएगी। अब जेंसी उन्हें बताती है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, उन्हें बस चलना है, मुस्कुराना है और अपनी खुशी जाहिर करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन लाइव जाता है और अपने सभी गेस्ट को वेलकम कहता है और कहता है कि नीलामी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि ऐसी लड़कियां रोज बिकने नहीं आती। तभी पहली लड़की आती है, पोजेस देखती है और सभी लाइव में उसे देख रहे होते हैं और इसी तरह दूसरी भी आती है, पोजेस देती है और बिक जाती है। और इसके बाद जेनी की बारी होती है, लेकिन जो ही वो कैमरे के सामने आती है ज़ोरों से रो के भागने लगती है, जिस पे जेनेसी उसे ज़ोरों से पकड़ के सोफे पे लटाती है। और अब इसे देख के कार्ली को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से उस पे चिल्ला रही होती है। तभी वो जेनेसी का गला दबाने लगती है और उसे कहती है कि अगर इसे जिंदा देखना चाहती हो तो कार्ली को अच्छे से वॉक करनी होगी और स्माइल देनी होगी। तभी कार्ली डर के मारे वहाँ पे आ जाती है और उसकी खूबसूरती को देख के बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब चूँकि कार्ली पे और ज़्यादा पैसा लगने वाला था तो जॉन उसे मज़ीद अच्छे से पोज देने को कहता है, जिसे डर के वो सब कुछ करने लगती है जो कि जॉन उसे करने को कहता है। अब इससे जॉन को काफ़ी फ़ायदा होता है और उसे काफ़ी बड़ा दाम मिलता है। अब अगले दिन जेंसी जॉन के पास जाती है और उसे कहती है कि क्या उसका टीवी पे जाना ज़रूरी था, लेकिन जॉन उसे बताता है कि उन्हें एनालिस्ट की हर हरकत पे नज़र रखनी है और इसी वजह से वो उसकी झूठी मदद कर रहे हैं। तभी जॉन जेनिस से कहता है कि अपने एक आदमी डेविड को एनालिस्ट के पीछे लगा दो।
अब एनालिस अपने ऑफिस से आ रही होती है, तभी जॉन का आदमी उस पर हमला कर देता है और वो एनालिस से कहता है कि वो लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे, और फिर वो एनालिस के गले से लॉकेट चुरा के वहाँ से चला जाता है। अब जेंसी कार्ली को जॉन के पास लेके आती है, तो जॉन उससे कहता है कि बेहतर होगा कि वो अपना एटीट्यूड ठीक करे, नहीं तो उसकी मॉम को मुसीबत झेलनी पड़ेगी। तो कार्ली उससे पूछती है कि वो उसकी मॉम को कैसे जानते हैं। अब जॉन कार्ली को वो टीवी इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें वो उसकी मॉम के साथ खड़े थे, और जॉन बताता है कि एक आदमी आ रहा है कार्ली से मिलने के लिए आधी दुनिया पार करके। अब जेल्सी कार्ली को फिर से उस टनल में ले जाती है और उसे कहती है कि कुछ भी उल्टा सीधा करने का ना सोचना, और फिर वो उसे उसकी माँ का लॉकेट दिखाती है। कार्ली वो लॉकेट उसे छीन लेती है और जब वो इसे खोलती है तो उसमें एना और कार्ली की तस्वीर होती है। अब कार्ली की नज़र जेनी के बेड पे पड़ती है, तो जेनी वहाँ से गायब होती है। अब जेन से उससे कहती है कि जेनी ने रूल्स तोड़े थे और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी ही थी। कार्ली ये सुन के बहुत रोती है। अगले दिन डायरेक्ट एनालिस के पास पहुंचते हैं और उसके फेस पे चोट देके उसकी वजह पूछते हैं, तो एनस उसे बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कौन था, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। और वो एनस को बताते हैं कि सारा डिपार्टमेंट कार्ली को ढूंढने में लगा है और वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो एनस उसे कहती है कि कल तक तो कार्ली एक घर से भागी हुई लड़की थी, तो आज तुम्हारे लिए वो प्रायोरिटी कैसे हो गई। तो डायरेक्ट उससे कहता है कि अभी उसे कुछ भी बताना कार्ली के लिए खतरे का बायस हो सकता है। अब डायरेक्ट उसे बताता है कि हमारे यहाँ एक जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है और कुछ लोग लड़कियों को अगवा करके बाहर के मुल्क में भेज रहे हैं, और डायरेक्ट उसे बताता है कि वो ऐसी लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही अमीर लोग या ड्रग माफिया खरीद सके। एनालिस्ट उससे पूछती है क्या वो जानता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। डायरेक्ट उससे कहता है कि हमें पक्का नहीं पता क्योंकि अभी हमें सबूत नहीं मिले और ये सब कुछ अभी अफवाह है। तभी डायरेक्ट को किसी की कॉल आ जाती है, जिसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और डायरेक्ट एनस को बताते हैं कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। एनस भी ये सुन के परेशान हो जाती है और फिर दोनों उस जगह पे पहुंचते हैं। अब एनस जोर जबरदस्ती करके रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाती है और जब इस लाश के ऊपर से कपड़ा उठाती है तो वो देखती है कि वो जेनी की लाश थी। तभी कुछ देर बाद हम एक फोटोग्राफर को देख पाते हैं जो कि लोगों की चुपके से फोटो ले रहा था। तभी एनस वहाँ पे पहुंच जाती है और वो उस फोटोग्राफर को पकड़ लेती है और उसे न्यूज़पेपर दिखा के कहती है कि ये मेरी बेटी है और इस न्यूज़पेपर में उसके यहाँ गुम होने से पहले की तस्वीर थी। और वो इस फोटोग्राफर से पूछती है क्या ये तस्वीर उसने ली थी। तो वो डर के कहता है कि कल मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार देखी थी और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब एनालिस्ट अपने घर में बैठी होती है तो टीवी पे एक न्यूज़ आती है जो कि जॉन की थी, जो कि अपने फर्नीचर के बिजनेस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के बारे में बता रहा था। तभी एनएस का दिमाग चलता है और वो सोचती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्नीचर का नहीं बल्कि लड़कियों का चलता है। और इसके बाद वो कुछ और भी सोचने लगती, जैसे कि उस चोर ने लड़की क्यों कहा, कार्ले का नाम क्यों नहीं लिया। अब चूंकि एनालिस्ट पहले वकील थी तो इसीलिए वो एक वकील की तरह सोचने लगती है। तभी वो सोचती है कि वो चोर पैसे चुरा सकता था, लेकिन उसने सिर्फ लॉकेट चुराया ताकि वो कार्ले को बता सके कि उसकी माँ काफ़ी तकलीफ में है। अब एनालिस्ट जॉन के यूथ शेल्टर पे चुपके से नजर रखे हुए थी। तभी वहाँ पे जॉन आता है तो एनालिस्ट कार्ले को कॉल करती है। जॉन उसका फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालता है और उसे कट करके दोबारा से अपने पॉकेट में डाल देता है। अब इससे एनालिस्ट को यकीन हो चला था कि जॉन ने ही कार्ले को किडनैप किया है। अब एनालिस्ट यूथ शेल्टर में जाती है और वो कहती है कि वो जॉन को सिर्फ थैंक्स बोलने आई थी क्योंकि उन्होंने एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा मदद। और जॉन उससे कहता है कि तुम्हें कोई भी खबर मिले तो मुझे ज़रूर बताना। अब दूसरी तरफ जेंसी कार्ली को कुछ कपड़े देती है और उसे पहन के आने को कहती है। अब एनालिस्ट फैक्ट्री के बाहर जॉन और उसके आदमी पे नज़र रखे हुए थी। तभी एनालिस्ट जॉन के पास आता और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ क्योंकि पुलिस का कहना है कि तुम भी इस सारे मामले में मिले हुए हो। तो जॉन उससे पूछता है क्या तुमने उनकी बातों का यकीन किया। तो एनालिस्ट उसे कहती है बिल्कुल भी नहीं। और एनालिस्ट उसे कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मैं ये चाहती थी कि तुम थोड़े सावधान रहो। तभी हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्ट अपने साथियों के साथ बात कर रहा होता है। वो जॉन और उसके किडनैपिंग ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एनस आ जाती है और वो डायरेक्ट को बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि जॉन को पता है कि कार्ली कहाँ है। डायरेक्ट एनस से कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था इन सब चक्रों में पड़ने से, और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एनस उसे बताती है कि उसने खुद सुना है कि जॉन किसी शिपमेंट की बात कर रहा था जो आज रात यहाँ से जाने वाली है।
तभी एनएस की नज़र उन फोटोग्राफ्स पे पड़ती है जो कि पुलिस स्टेशन में लगी हुई थी, और ये उन्हीं लड़कियों की थी जो किडनैप हुई थी। तो एनएस उससे पूछती है क्या डायरेक्ट ये सब कुछ जानता है, क्या कार्ली को भी इन्हीं लोगों ने किडनैप किया है, और क्या डायरेक्ट को जॉन के बारे में पार्टी के दिन से ही पता था। अब एनालिस उससे गुस्से से पूछती है क्या उसने इस केस को सॉल्व करने के लिए कार्ली को मोहरा बनाया है। अब डायरेक्ट उससे कहता है कि तुम एक जज हो और तुम अच्छे से जानती हो कि हमें किसी भी चीज़ के लिए सबूत चाहिए होता है। तो एनालिस उससे गुस्से में कहती है कि तुम्हें सिर्फ अपने केस की परवाह है। और एनालिस के यहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट किसी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें आज जॉन उसके ग्रुप को गिरफ्तार करना है। अब रात होते ही जॉन सारी लड़कियों को लेके आते हैं और वो कहता है कि कार्ली को मैं अपने साथ गाड़ी में लेके जाऊंगा और बाकी लड़कियों को दूसरी गाड़ी में ले जाया जाएगा। तभी एक बार फिर से एनालिस कार्ली के नंबर पे कॉल करती है और वो मोबाइल जॉन के पॉकेट में बज रहा होता है। तभी कार्ली चुपके से वो मोबाइल उठाती है और अपनी माँ को कहती है कि मॉम, जॉन ने ही हमें किडनैप किया है और इसकी बातों का भरोसा ना करें और वो सब वेयर हाउस में है। अब जेंसी उसे फ़ोन छीन लेती है और उसे तोड़ देती है। अब जेंसी और कार्ली को एक कार में बिठाया जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जॉन अपने आदमी से कहता है कि कॉर्नर पर एक गैस कैन पड़ा हुआ है, सारे सबूत मिटा दो। अब एनालिस और उसकी वर्कर डोना वेयर हाउस के बाहर पुलिस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी से जॉन का आदमी नजर आता है जो कि गैस का सिलेंडर लेके जा रहा था। अब एनालिस उसका पीछा करती है। अब जॉन का आदमी सारे सबूत मिटाने वाला होता है, लेकिन एनालिस उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब जॉन का आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनालिस उस पर फायर कर देती है। और जब वो कार को चेक करती है तो उसमें सारी लापता लड़कियाँ होती हैं, लेकिन कार्ली वहाँ पे मौजूद नहीं होती। अब एनालिस जॉन के आदमी को गन पॉइंट पे धमकाती है और उससे कार्ली के बारे में पूछती है, और वो आदमी डर के मारे सब कुछ बता देता है और वो उन्हें बताता है कि वो लोग डॉकयार्ड पे हैं। एनालिस डॉकयार्ड पे जाती है तो वो देखती है कि वो लोग कार्ली का सौदा कर रहे थे। और जैसे ही कार्ली को बाहर लाया जाता है, एनालिस गन लेके सामने आ जाती है, लेकिन जॉन कार्ली को पकड़ लेते हैं और एनिस को गन फेंकने का बोलते हैं। और बेटी के जान के डर से एनालिस गन फेंक देती है और जॉन जैसे ही एनालिस पे हमला करने वाला होता है, कार्ली उसके पेट में मुक्का मार के यहाँ से भाग जाती है। अब एनालिस भाग के जॉन के हाथ से गन पकड़ लेती है और दोनों में छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिसके दौरान गोली चल जाती है और जॉन ज़मीन पे गिर जाता है और यहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। कार्ली भाग के अपनी माँ के पास आती है और दोनों खुशी से रोने लगती हैं और एक दूसरे से अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं। और एंड पे पुलिस जेंसी को भी पकड़ लेती है। कार्ले जेंसी के गले से वो लॉकेट छीन लेती है और अपनी माँ को देती है और ये दोनों खुशी खुशी अपने घर को लौट जाती हैं।